लड़खड़ाते पैर कांपती हथेलियां, लड़खड़ाते पैर कांपती हथेलियां, चुभती सांसें, सुलगती पलकें, रातों को अब नींद जागती है, सफलता सफलता तो बस यही मांगती है। नमस्कार, सादर वंदे, राम राम सा, खम्मा गणी। एग्रोजेट क्लासेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं बायो स्पेशली जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए एग्रोजेट क्लासेज आपको सारी ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवा रहा है। इन्हीं क्लासों के बीच में आपको देर सवेर देखने को मिलेगी इस बायो की क्लासें। और बायो की क्लास में आज अपन शुरुआत करते हैं निर्माण से। देखिए, निर्माण का मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जब पहली बार बनी थी तो एक आग का गोला थी, इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी और बाद में उन्हीं जीवों में से एक मनुष्य ने अपनी तरफ से जीव बनाने शुरू कर दिए। कहने का मतलब है कि जीवों को लेब के अंदर ले गए और लेब में बनाना शुरू कर दिए। उसी से रिलेटेड है अपन का टॉपिक पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप के उत्तकों के द्वारा, अब सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि उत्तक है क्या। नॉर्मल शब्दों में टिश्यू या उत्तक को मैं यूं कह सकता हूं कि सर कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं और कोशिकाओं का एक विशेष समूह जो कोई विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो तो उस समूह को उत्तक कहा जाता है। फिर उत्तक अपना ग्रुप बनाते हैं एक समान कार्य करने वाले। देखिए, उत्तक बनने तक, उत्तक लेवल तक आने तक हमारे शरीर में श्रम विभाजन हो जाता है। हालांकि श्रम विभाजन कोशिका स्तर पर भी हो जाता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग होता है, वहां पर लाइसोसोम का काम अलग होता है। लेकिन जब ये उत्तक बन जाते हैं तो एक समान काम करने वाले उत्तक अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, साथ में आते हैं और वो उत्तकों का समूह अपन अंग कहते हैं। फिर कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन तंत्रों में आप पढ़ते हैं पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, संवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे जो हमारे शरीर के तंत्र हैं वो मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और इन तंत्रों से मिलकर बने हुए इस शरीर के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है गोटलिब हैबरलैंड। अच्छा, GOAT, गोट यानी कि बकरी, यहाँ पर वो बकरी वाला नहीं है, यहाँ पर जो अपन का GOAT है उस शब्द की व्याख्या करते हैं। देखिए, याद रखने का एक आसान तरीका, इनका नाम है GOAT, गोट। गोट शब्द की व्याख्या करूं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि अब तक के समय का सबसे महान व्यक्तित्व अपन की इस बायोलॉजी में, इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोलॉजी में। गोटलिब हैबरलैंड ने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर को 1902 में दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। 1902 में उस समय की बात है जब ना तो तकनीकें हुआ करती थी, ना इतने संसाधन मिलते थे इस आज की प्रकार की, ना आधुनिक लैब हुआ करती थी। उस काल में गोटलिब हैबरलैंड ने प्रथम प्रयास किया था पादप उत्तक संवर्धन का। सर, बार बार चल रहा है पादप उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन। दरअसल ये पादप उत्तक संवर्धन है क्या, पहले ये तो समझ लें। देखिए, उत्तक की अपन बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं सर ये संवर्धन क्या होता है। देखिए, संवर्धन आप जस्ट सिमिलर कह सकते हैं वृद्धि पादपों के उत्तकों के द्वारा। यहाँ पर कोशिका वाला पूर्ण शक्तता भी हो सकता है, यहाँ पर उत्तक का संवर्धन भी हो सकता है, यहाँ पर विभज्योतक का संवर्धन, मेरिस्टेम कल्चर भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये संवर्धन होता कैसे है, सबसे पहले इसकी शर्तें समझ लीजिए। इसमें एक होता है पोषक माध्यम। पोषक माध्यम का मतलब है कि सर आप प्राकृतिक रूप से पौधा उग रहा था ना, उसे संवर्धन के अंदर, उसे कल्चर के अंदर नहीं ले सकते, उसे टिश्यू कल्चर का भाग नहीं बना सकते। इस कल्चर में आपने एक कोशिका ली है तो उस कोशिका को खाने की जो भी चीजें होगी, जो भी पोषक माध्यम होगा, एगार एगार चाहिए होगा, तो भी वो आपको एक प्लेट में अवेलेबल करवाना पड़ेगा। प्लेट की बजाय मैं यहाँ पर शब्द लूंगा इन विट्रो, यानी कि पात्र के अंदर। इन विट्रो, देखिए ये इन विट्रो शब्द है ना साथियों, आपके लिए बेहद ज्यादा काम आने वाला शब्द है और कई जगह आपके काम आएगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी बना था वो भी इन विट्रो हुआ था। इन विट्रो का मतलब है पात्र के अंदर। तो पात्र के अंदर कृत्रिम रूप से लेब के अंदर आपको उत्तक लेना है, उसका कोई अंग लेना है, उसकी कोशिका लेनी है और कोशिका से पूरा का पूरा पादप तैयार खड़ा कर देना है, जिसके लिए आपको कुछ शर्तें, कुछ नियम मानने होंगे। उन नियमों
नियमों की चर्चा करेंगे आज अपन इस एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर। एक बार फिर मैं एग्रोजेट परिवार को हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये जो मंच दिया है। और आप सभी जो दर्शक, जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आपके आसपास आपसे जुड़े हुए इस फील्ड के जो भी सदस्य, जो भी लोग हैं, उन तक ये क्लासेज पहुंचाइए ताकि किसी जरूरतमंद तक आपकी, हमारी संस्थान की और हम लोगों की ये जो कोशिश जारी है कि हम समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे हुए विद्यार्थी को भी उठाकर इस दौड़ में आगे लेके आएंगे, ये सच हो सके। साथियों, मैंने जो बात कही है कि पादप कोशिका उत्तक या अंग संवर्धन करेंगे क्या, या तो पादप का उत्तक लेंगे या अंग लेंगे, उसे इन विट्रो परख नली के अंदर निर्जर्मीकृत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियां जिसमें जर्म नहीं हो, जिसमें जीवाणुओं का संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो, निर्जर्मीकृत परिस्थितियों में पोष माध्यम के द्वारा संवर्धित करके नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। पोष माध्यम आपका होगा, परिस्थितियां निर्जर्मीकृत होनी चाहिए, पोष माध्यम निर्जर्मीकृत होना चाहिए। वो जो प्लांट का आप भाग ले रहे हो, चाहे टिश्यू हो, वो चाहे ऑर्गन हो, वो चाहे सेल हो, कोई सा भी पार्ट ले रहे हो, उस पार्ट के सामने आपको ये रखना है कि भाई हाँ, जो भी अपन पार्ट यूज में ले रहे हैं वो निर्जर्मीकृत होना चाहिए, उस पर जीवाणुओं का संक्रमण नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो आप पादप दया बनाने की कोशिश कर रहे हो उसमें इस प्रकार की डिफीट पैदा हो सकती है, डिजीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर अपन के इस टिश्यू कल्चर में मुख्य तौर पर शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं। यहां पर एक शब्द प्रयुक्त होता है एक्सप्लांट और एक शब्द प्रयुक्त होता है केलस। केलस और एक्सप्लांट, कर्तोतक और केलस। देखिए ये एक्स वही है जो आपकी मैथ की क्लास में सर पूछा करते थे। सर ने विद्यार्थी से पूछा कि बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, कि सर एक्स तो जिंदगी थी मेरी, ये भी एक्स है सर। ये एक्स कौन सी है सर? पौधे का वह भाग जिसका उपयोग उत्तक संवर्धन में करते हैं। आपके पास एक पौधा है, आपने उसकी पत्ती को, जहां पर विभाजन वाली कलिकाएं पाई जा रही है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जा रही है, उस भाग को लिया है और उसकी वृद्धि करवानी है, तो वो जो भाग काट के आप ले जा रहे हो ना, वो है एक्सप्लांट, यानी कि पौधे से अलग हुआ हिस्सा, वो है एक्स। वो जो टूट गया है, वो जो चला गया है, वो वापस नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन जो टूट गया है, जो चला गया है, वो एक नया पौधा जरूर बनाएगा। अब बात करते हैं सर ये केलस क्या होता है। केलस मैं केलस को कह सकता हूं कि सर ये एक असंगठित गांठ होती है, यानी कि जब अपन किसी कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बनाने की तैयारी में है, या हमने किसी उत्तक को लिया है और उसे पोषक माध्यम पर उगाना शुरू कर रहे हैं, तो इसके एक छोर पर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती है। इस तेजी से बढ़ती हुई कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती है, वृद्धि कंट्रोल ही नहीं हो रही है, और ये कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती हुई एक जगह पे मिलने लग जाती है, असंगठित समूह बना लेती है जिनका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, और कोशिकाओं के इस असंगठित समूह को केलस कहते हैं। इस केलस से बाद में टहनियां बढ़ेगी। ये केलस जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि वो जो युग्मनज बनने के बाद में उसमें अपन ने पढ़ा था कि सर विदलन की प्रोसेस होती है, उसमें मोरूला बनता है, उसमें ब्रेस्टुला बनता है, वैसी कुछ अवस्थाएं इसमें आती हैं। तो कोशिकाएं असंगठित रूप से एक साथ हो जाती है, तो ये प्रक्रिया केलस कहलाती है। एक बार फिर एग्रोजेट क्लासेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, अब बात करते हैं अपन टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी है क्या सर? पूर्ण शक्तता कहा जाता है। शक्तता का मतलब आप यहाँ पर सामर्थ्य से ले सकते हो, यानी कि सर एक कोशिका से पूरा पेड़ बनाने की, पूरा पौधा बनाने की जो क्षमता, जो सामर्थ्य है, उसे टोटिपोटेंसी, उसे पूर्ण शक्तता कहा जाता है। बस अपन को पोषक माध्यम रखना है, निर्जर्मीकृत पोषक माध्यम रखना है, पात्र कल्चर करना है, इन विट्रो कल्चर अपन को करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि कोशिका संवर्धन के द्वारा पूरा पादप बनाने की क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। अब आ जाता है कि सर ये जीव द्रव्य आ जाता है, बार बार अपन के सामने आएगा इस बायोलॉजी में, जहाँ कहीं पे भी आप जाओगे, इस जीव द्रव्य के बगैर जीवन की अपन की संभावना भी नहीं है। एक महान वैज्ञानिक हैकल हुआ,
करते थे, जिन्होंने इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। हैकेल ने जीव द्रव्य को कहा था कि सर ये जीवन का भौतिक आधार है, और जीव द्रव्य के अंदर भाग कौन से आते हैं? सर अपन कोशिका की बात करते हैं, कोशिका के अंदर ये बंदा क्या कह रहा है कि सर कोशिका झिल्ली युक्त, कोशिका झिल्ली युक्त, झिल्ली होगी भित्ति हटा दी जाएगी, और कोशिका झिल्ली युक्त, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मसाला है वो कोशिका द्रव्य आगे, कोशिकांग आगे, केंद्रक आगे, उन सभी को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सारा खेल इस प्रोटोप्लास्ट का है भैया। अब बात करते हैं अपन पोषक माध्यम, पोषक संवर्धन। पोषक माध्यम या पोषक संवर्धन क्या है? पोषक का मतलब है कि सर शरीर में पोषण प्रदान करने वाले कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व, चूंकि यहाँ पर अपन पादपों का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो पादपों के पोषक तत्व होंगे, तो ऐसे पोषक तत्व जो आपने लेब में बनाए हो, जो या आप सिंथेटिक रूप से, कृत्रिम रूप से पादपों को अवेलेबल करवा रहे हो, ऐसे पोषकों को अपन पोषक संवर्धन माध्यम में लेते हैं। देख लीजिएगा, हमने लिखा है कि करतो तक को, यानी कि उस एक्स प्लांट को जो अपन काट कर अलग ले जा रहे हैं, जिससे पूरा पौधा तैयार करना है, जिस माध्यम में संवर्धित किया जाता है उसे पोषक माध्यम कहते हैं। कौन सी चीज पर, कौन से पोषकों पर उसे पाला जा रहा है, कौन से पोषक उसे पोषण प्रदान कर रहे हैं, उसे पोषक माध्यम कहते हैं। सतही रोगाणुनाशन, सतही रोगाणुनाशन और रोगाणुनाशन, ये दो शब्द आपके सामने आते हैं। सतही आते ही एक विद्यार्थी के, आम विद्यार्थी के दिमाग में ये आता है कि सर सतह को चिकना चुपड़ा बना देना या सतह पर रोगाणुओं का नाश कर देना, सतही रोगाणुनाशन होता होगा। और रोगाणुनाशन का मतलब है कि सर रोगाणुओं का नाश करना। ना जी, यहाँ पर अर्थ का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ध्यान देवे तो अपन बात करते हैं सतही रोगाणुनाशन की, तो ये बंदा कह रहा है करतो तक की सतह को, वो जो केवल एक्स प्लांट है, आपके एक्स को रोगाणुओं से बचाना सतही रोगाणुनाशन है। और बाकी जो सतह है, वो जो आप इक्विपमेंट अपने काम में ले रहे हो, जो उपकरण आपके आए हैं, वो जो परख नली आई है, वो जो पोषक माध्यम आया है, बाकी सब को अगर आप रोगों से बचा रहे हो तो वो रोगाणुनाशन है। और करतो तक को रोगों से बचा रहे हो तो ये प्रक्रिया सतही रोगाणुनाशन है। देख लीजिएगा, हमने यही चीजें यहाँ पर चर्चा की है कि करतो तक की सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना सतही रोगाणुनाशन है, और संवर्धन पात्रों, पोषक माध्यम, उपकरणों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना रोगाणुनाशन है। तो भैया जी सतही रोगाणुनाशन, सतही का मतलब यहाँ पर सरफेस से बिल्कुल नहीं लेना है। सतही का मतलब है कि एक्स प्लांट को रोगाणुओं से बचाना, एक्स प्लांट को जन्म रहित कर देना, यह प्रक्रिया सतही रोगाणुनाशन है। और बाकी जो सतह वाले, सरफेस वाली चीजें हैं, उन सभी को रोगाणुओं से बचाना रोगाणुनाशन है। जेट आईसीआर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्लास 11th-12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन के लिए एग्रो जेट क्लासेज की ऑफलाइन संस्थान में अभी ये क्लासें जारी है। आप हमारे ऑफलाइन संस्थान पर संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में आपको संस्थान के संपर्क सूत्र मिल जाएंगे, वहां से ऑफलाइन क्लासेज के लिए भी ये तैयारी कर सकते हैं। एग्रो जेट क्लासेज एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। साथियों, अब कोई पूछ लेवे कि सर ये जो अपन पादप उत्तक संवर्धन की बात कर रहे हैं, ये होता कितने प्रकार का है? अच्छा, होता प्रकार का कितना है कि सर आप मार्केट में गए, आपने जाकर पूछा कि सर जस्ट अपन सर्दियों की बात कर लेते हैं कि कोट कितने प्रकार के हैं, वो आपको 4 से 5 प्रकार की उसकी बनावट के आधार पर दिखाएंगे कि सर इस चीज से बना हुआ है। वैसे ही बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर कितने प्रकार का है, तो सर टिश्यू कल्चर में आपने कौन सा मटेरियल काम में लिया उसके आधार पर प्रकार बांटते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर किस किस चीज से आप एक पौधा तैयार कर सकते हो या टिश्यू कल्चर को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनन कोशिकाओं या युग्मक कोशिकाओं की। सर ये जनन कोशिकाओं में मैं बात कर लेता हूं कि एक पराग कण लूंगा। आपने माहेश्वरी सर का नाम सुना होगा, ये शिप्रा गुहा मुखर्जी और माहेश चंद्र, सतीश चंद्र माहेश्वरी, माफ कीजिएगा, इन दोनों ने इस टॉपिक पर बड़ा काम किया है। 2 भारतीय वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
कि जो संवर्धन है वो होता कौन कौन से प्रकार का है। सबसे पहले अंग संवर्धन। अंग को आप एक पौधे के रूप में बदल रहे हो, एक अंग से पौधा तैयार कर रहे हो, तो अंग संवर्धन। भ्रूण के आधार पर, यानी उस बीजांड के अंदर, उस बीज पत्र के अंदर वो जो भ्रूण बन चुका है वो परिपक्व हो सकता है, परिपक्व होता हुआ या विकासशील भ्रूण हो सकता है। ऐसे भ्रूण से आप जब नया पौधा तैयार करते हैं तो उस प्रक्रिया को भ्रूण संवर्धन कहा जाता है। फिर आती है पराग संवर्धन की विधि। 1964 में जब देश में कई सारी मुद्दों पर अफरा तफरी मची हुई थी, राजनीतिक अस्थायित्व आ रखा था, उस दौर में दो भारतीय वैज्ञानिक हुए थे, शिप्रा गुहा मुखर्जी, सतीश चंद्र माहेश्वरी। इन्होंने बताया कि पराग संवर्धन, बीज के बढ़ने से पहले वो जो युग्मकों को लेकर आने वाली कोशिका थी, उस कोशिका से अपन अगुणित पौधा तैयार करते हैं। उसके बाद ये कोशिका संवर्धन के अंतर्गत मान लीजिए आप कोशिका से पूरा का पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? कोशिका के केंद्रक में उस पौधे के टोटल जितने भी गुणसूत्र हैं वो आ रखे हैं। अब एक कोशिका से पूरा का पूरा पौधा तैयार करते हैं तो इसे टोटिपोटेंशियल क्षमता कहते हैं। फिर आप उत्तक की सहायता से आप बात कर लेते हैं मेरिस्टेम की, विभज्योतकों की सहायता से ये कोशिका उत्तक संवर्धन का, टिश्यू कल्चर का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं कोशिका से आप पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं, पराग से पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं, विभज्योतक से पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं, अंग संवर्धन के द्वारा पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं। एक एक करके अपन समझते हैं कि सर ये चीजें हैं क्या, ये चीजें कहना क्या चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं अंग संवर्धन की। अच्छा, अपन के शरीर के अंगों के नाम अपन आसानी से बता सकते हैं। छोटी क्लास में जाते ही अपन जब ABCD सीख जाते हैं तो बॉडी पार्ट्स अपन को सबसे पहले सिखाए जाते हैं और वो चीजें कभी अपन भूलते नहीं है। तो इन पादपों की चीजों को आज उसी क्रम में कुछ सीख लेना है कि पादपों के विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, अंडाशय, परागकोश, भ्रूणकोश आदि को पोषक माध्यम पर संवर्धित करके नया पौधा प्राप्त करने की प्रक्रिया अंग संवर्धन कहलाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें कुछ जननांग आ चुके हैं, इसमें कुछ काया के अंग आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पौधे के विभिन्न अंगों को, आपने किसी पौधे की जड़ को लिया, उस जड़ को जमीन में लगा दिया है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर अपन टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो जमीन में लगाने का काम ही नहीं है। अपन ने एक पात्र के अंदर उसे लिया है, उसे पोषक माध्यम प्रोवाइड करवाया है। कुछ दिनों में उसमें कलिका फुटान की प्रक्रिया होती है और जैसे ही उसमें कोंपल फूटता है एक नया पौधा विकसित होने लगता है। अपन एक नए पौधे के अंकुरण की क्षमता को जानते हैं, अपन एक नए जीवन की परिभाषा को उसमें साबित करते हैं। तो अंगों के द्वारा नया पौधा प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे अंग संवर्धन कहा जाता है। दूसरा आता है साथियों भ्रूण संवर्धन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य नाम यह है कि सबसे पहले गोटलिब हेबरलैंड ने 1902 में पादप उत्तक संवर्धन को साबित किया था। उसके ठीक 2 साल बाद हेनिंग ने 1904 में बीज के अपरिपक्व भ्रूण से, देख लीजिए भ्रूण भी विकासशील था, पूरा मैच्योर हुआ ही नहीं था, उससे पहले हेनिंग ने अपरिपक्व भ्रूण से भ्रूण संवर्धन को प्रारंभ किया। करना क्या है सर? क्रॉस हो चुका था, अब अपन ने उस बीज में से भ्रूण को निकाल लिया जिससे प्रसुप्ति या सुषुप्ता अवस्था अपन के पास बच जाएगी। अपन सीधा उसे पोष माध्यम पर लेंगे, भ्रूण को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जो उस बीज के अंदर मिल रही थी या जो भूमि के अंदर मिलने वाली है। तो उस भ्रूण से अपन जब नया पौधा तैयार करेंगे तो अपन को बीज कवर ऊपर से हटने का, वो जो प्रसुप्ति अवस्था का वो टाइम बच जाएगा और कम समय में अपन पौधा तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम किया था हेनिंग ने और लगभग 1925 में, लगभग 20 साल बाद में हेनिंग के लेबक नामक वैज्ञानिक आया था। हेनिंग ने बस ये अपना प्रयोग करके दिखाया था कि सर एक भ्रूण से आप पौधा तैयार कर सकते हो पोषक माध्यम पर, लेकिन लेबक ने उपयोग समझाया था कि साहब आप न केवल पौधा तैयार कर सकते हो बल्कि कम समय में कई सारी फसलें, कई सारी किस्में आप लोग तैयार कर सकते हो। ये जो प्रक्रिया है भ्रूण संवर्धन कहते किसे हैं तो सुनिएगा कि निर्जरम परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियां जिसमें जीवाणु का संक्रमण ना हो, जिसमें विषाणुओं का खतरा ना हो, ऐसी परिस्थितियों में आप भ्रूण को लेंगे, उसे कृत्रिम रूप से एक पात्र के अंदर संवर्धन माध्यम पर यानी कि पोषक माध्यम पर आप अपनी तरफ से पोषक तत्वों का मिश्रण करके उसे अवेलेबल करवाएंगे और उस माध्यम पर तापमान, दाब,
नमी, जीवाणुओं का नाशन यानी कि जर्महीनता, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जब आप भ्रूण से एक पूरा का पूरा पौधा तैयार कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को भ्रूण संवर्धन कहा जाता है। साथियों, भ्रूण संवर्धन के बाद में एक बार मैं फिर आपको कहूंगा कि एग्रोजेट क्लासेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी महानुभावों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि सर अंग से आपने पौधा तैयार कर लिया, भ्रूण से आपने पौधा तैयार कर लिया, अब अपन करते हैं अगुणित पौधे तैयार। देख लेना पहले अगुणित क्यों होंगे और अगुणित पौधे तैयार सबसे पहले हुए क्यों। अगुणित जितने भी पौधे हैं वो अपन इस विधि से तैयार कर सकते हैं। पराग संवर्धन विधि, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर ये पोलन है क्या, परागकण है क्या। परागकण सुनिएगा, एक पौधे के नर जननांगों से उत्पन्न नर युग्मकों को मादा जननांगों तक ले जाने वाली एक सिंपली कोशिका है परागकण, जो पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। और पराग कोश में उत्पन्न हुए इस परागकण के अपन भागों की चर्चा कर लेते हैं। तो सर परागकण के दो पार्ट होते हैं। एक जो ऊपर वाला भाग है इसे आप जनन भाग या जनन कोशिका कह सकते हो। ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें 1964 आया है इसे कायिक भाग कहा जाता है। अब इस कायिक भाग का क्या होता है, जैसे ही परागण होता है, पोलिनेशन होता है, तो कायिक भाग एक नली बनाता है जिसे पोलन ट्यूब या पराग नलिका कहते हैं। अब इस जनन भाग के अंदर जो नर युग्मक थे वो इस ट्यूब में से गति करते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं। फिर वहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण को निकालकर आपने हेनिंग वाला काम कर लिया तो भ्रूण संवर्धन हो गया। भ्रूण विकसित होता हुआ भ्रूण अब यदि अंग बढ़ने शुरू हो जाए, आपने उसके अंग को निकाल लिया है और उससे पौधा तैयार किया तो अंग संवर्धन है। आपने उसके उत्तक से पौधा तैयार किया तो उत्तक संवर्धन है। आपने उसकी कोशिका से पौधा तैयार किया तो कोशिका संवर्धन है। लेकिन अब मैं बात करूंगा उन नर युग्मकों की। देखिए नर युग्मकों के निर्माण के समय अपन बात करते हैं, इसमें मायोसिस फर्स्ट, मायोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्र जितने होने चाहिए उतने पैतृक से संतति में वो जो संतति कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो आधे गुणसूत्रों के साथ मैंने इस परागकण को लिया है और इसे पोषक माध्यम पर संवर्धित किया। आधे गुणसूत्र हैं तो इससे जो पौधा तैयार होगा ना साथियों, वो पौधा भी अगुणित होगा। उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, द्विगुणित नहीं होगा। वो जो जोड़ों के रूप में गुणसूत्र थे अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। तो ये पराग संवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पराग संवर्धन के द्वारा अपन अगुणित पौधे तैयार करते हैं। साथियों पराग संवर्धन के लिए सबसे पहले 1964 में धतूरा इनोक्सिया आसपास में आपके मिल जाएगा, सफेद फूलों वाला धतूरा इनोक्सिया, जिसमें धतूरा के पराग कणों को पात्रे संवर्धन के द्वारा शिप्रा गुहा मुखर्जी व सतीश चंद्र माहेश्वरी के द्वारा तैयार किया गया था। अब पराग कोश में पराग कण निकाले और सर पराग कणों से अपन नया पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं तो सुनिएगा। पराग कोण में पराग कणों के अंदर भ्रूण के समान जो संरचना होती है उसे भ्रूणाभ कहते हैं और वही भ्रूणाभ है जो एक नए पौधे की आभा, एक नए पौधे की काया और एक नए पौधे के शरीर निर्माण में सक्षम होता है। अब बात कर लेते हैं कि सर सोलेनेसी कुल के जो पौधे हैं वो सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं पराग संवर्धन में। और पराग संवर्धन में सर्वाधिक प्रयुक्त होने का कारण क्या है, एनासिटोल, एल-सीरीन और जी ग्लूमिन ये पोषक माध्यम हैं और ऐसे पोषक माध्यम है जिस पर सोलेनेसी कुल के जो पौधों के परागकण हैं वो आसानी से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हम इन पोषक माध्यमों पर एक नया पौधा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद आता है कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन के बाद अपन लोग चर्चा करते हैं विभज्योतकी संवर्धन की, माफ कीजिएगा कोशिका संवर्धन। तो साथियों एग्रोजेट क्लासेज आप लोगों के लिए निरंतर रूप से लगातार अनवरत एग्रोजेट क्लासेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पर सभी मुख्य विषयों की तैयारी करवा रहा है। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड साथी हैं, एकदम बेसफुल, मीनिंगफुल, शिक्षाप्रद ज्ञान, साथ में एकदम सटीक जानकारी के लिए आप सभी जुड़िए हमारे पेज से। धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी।